नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिल अवेयरनेस एंड कल्चर यूट्यूब में आप सभी सैनिक साथियों का फिर से स्वागत। आज की बात करते हैं। आज अमर उजाला का स्वर्णिम महोत्सव यानी अमर उजाला को आज 75 साल पूरे होते हैं। उन्होंने देहरादून में एक प्रोग्राम रखा था कि अमर उजाला स्वर्णिम महोत्सव की ओर, और उसमें उन्होंने एक संवाद कार्यक्रम रखा जिसमें उन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पर रक्षा मंत्री जी को बुलाया था। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी वहाँ आए थे, रक्षा राज्य मंत्री जी आए थे, बहुत सारे मंत्री, खिलाड़ी, उद्योगपति और बहुत सारे लोग आए थे। मैं सबका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वह हमारे पेशे से रिलेटेड नहीं है, जो हमारे काम से रिलेटेड है उनकी बात करेंगे। तो कार्यक्रम एक नहीं दो थे। एक सरकारी कार्यक्रम हाथी बड़कुला में रखा गया था। हम लोगों का मानना है कि जब तक सरकार हमें नहीं सुनती है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो सरकार के और प्रशासन की भीड़ जमा करके हम सपोर्ट क्यों करें। इसलिए हाथी बड़कुला हमारे सैनिक, बहुत सारे सैनिक संगठन नहीं गए थे। जो गए हैं वो तो जाते ही, आपको भी पता है, वो कहना नहीं चाहता हूँ मैं पिछला बैकग्राउंड। और हम लोग अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में उनके बुलाए जाने पर होटल सरोवर प्रीमियर में गए थे। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, प्रोग्राम हमारे लिए नहीं रखा गया था, उनका संवाद कार्यक्रम अपना था, लेकिन अतिथियों के तौर पर हमें बुलाया गया था। यदि रक्षा राज्य मंत्री या रक्षा मंत्री स्वयं हमसे जब भी बात करते तो उसका प्रोग्राम आपको पता है पहले जाता है, एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट, क्वेश्चन आंसर लिखे जाते हैं, वो किस बात का उत्तर देना चाहते हैं किसका नहीं, ये सब पहले तय हो जाता, तब बातचीत होती है। इसलिए हमें मंच पर बातचीत करने का मौका नहीं मिला, या हमारे से किसकी बात हुई नहीं हुई, उस बात को माइंड ना करें। हम सिर्फ वहाँ जाने के हमारे 3 कारण थे। नंबर 1, डिजिटल मीडिया कभी भी हमें दिखाती नहीं, खबरें नहीं दिखाती कोई भी, लेकिन प्रिंट मीडिया जैसे अमर उजाला जैसे अखबार हर बार हमारी जितनी भी यूके में गतिविधि होती है उनको छापती है और प्रसारित करती है। पहला कारण इसलिए था हमारे जाने का। दूसरा, वो सरकारी कार्यक्रम नहीं था, पहले ही क्लियर कर दिया। तीसरा, यदि मौका मिले तो हम अपनी बात रख लेंगे। कैसे? जैसे पत्रकार एयरपोर्ट से उतरते समय एक छोटी बाइट ले लेता किसी मिनिस्टर से, किसी सभा या कार्यक्रम में जब मिनिस्टर जा रहा होता या फिर वापस आ रहा होता, उनको मौका मिल जाता, वहाँ पर वो कोई प्रश्न पूछ लेते हैं। ऐसा ही अगर हमें मौका मिले तो हम भी पूछ लेंगे। ये 3 कारण थे हमारे जाने के। तो पहली बात करते हैं, मंच पर आए मुख्यमंत्री जी आए, उसके बाद रक्षा राज्य मंत्री जी भी आए, और आधिकारिक मंच तो वो हमारा नहीं था, पहले ही क्लियर कर दिया। इसलिए जब वो जाने लगे तो मौका मिला हमारे को रक्षा राज्य मंत्री जी से थोड़ा सा बात करने का। मैंने उनसे 2 बातें की और उन्हें वीडियो बनाने को मना किया था। दूर से किसी ने वीडियो बनाया और उसमें बहुत कम वॉइस आ रखी है और ठीक से पता नहीं लग रहा कि एक ही चीज़ उसमें आ रही है कि हमारी लेंथ ऑफ सर्विस कम है, तो इसके आधार पर आप क्या समझते हैं कि ORP में हमारे साथ न्याय हुआ होगा। इतना ही कुछ उस वीडियोज़ में आ रहा है। लेकिन मैंने 2 चीज़ें पूछी थी। नंबर 1 कि श्रीमान, हम जो मांग पत्र किसी भी चैनल के माध्यम से भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MOD को, रक्षा मंत्री जी को आप लोगों तक भेजते हैं, तो क्या वो आप लोगों को मिलता है या डस्टबिन में पहले ही डाल दिया जाता है? तो उन्होंने उसका आंसर दिया कि नहीं, वो हम लोगों को प्राप्त होते हैं और हमें उसका आभास है, ज्ञान है, हमारे संज्ञान में है। लेकिन दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि सर, हमारी लेंथ ऑफ सर्विस और बाकियों की लेंथ ऑफ सर्विस, सिविल सर्विसेज या ऑफिसर्स की दुगने से भी ज़्यादा का अंतर है। तो इस संबंध में एक जैसा फॉर्मूला, एक जैसा फैक्टर लगाकर यदि ORP देते हैं, एक जैसी समानता या एवरेज मानते हैं, जैसा हम मानते, इतना लंबी बातचीत हो नहीं पाती, तो उस आधार पर किसे फ़ायदा हुआ होगा? तो क्या हमारी बातों पर गवर्नमेंट गंभीरता से ले रही है? क्या इसमें सुधार होगा? तो उनने कहा हमारे पास है, इसका सही जवाब आपको रक्षा मंत्री ही दे पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कोर्ट पर निर्भर करती है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, जो वो तय करेगा वो आप लोगों को मिलेगा। मेरे हिसाब से एक MSP का केस हाई कोर्ट में है, एक क्या कहते हैं, ये अपना X ग्रुप का केस कोर्ट में है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में क्या ऐसा केस तो नहीं है कि OROP ही गलत तरीके से दी जाए, इसलिए इसकी पुनर्समीक्षा की जाए।
ऐसा केस शायद है या मेरे संज्ञान में तो नहीं है, यदि है तो आपको पता होगा। उनने इतना सा जवाब दिया और उनने कहा कि वह विसंगति है, उस पर विचार हो रहा है, कुछ चीज़ें कोर्ट में हैं और उस पर आप लोगों को न्याय मिलेगा। इतनी सी मेरी बात हो पाई और ये उनका जवाब था। और इसके अलावा आप वीडियो क्लिप में देखें और फिर हम अपनी राय रखेंगे रक्षा मंत्री जी के बयान के बाद, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कार्यक्रम आयोजित हो रहा है मंत्री महोदय पधार चुके हैं और ये हमारे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि देश की ऐसी जानी मानी हस्तियां आज यहाँ पधारी हैं जिनका हम सब बहुत आदर करते हैं, बहुत पूरी मीडिया यहाँ सम्मान करते हैं। डिजिटल मीडिया यहाँ पर लगी हुई। और स्वागत सर रक्षा राज्य मंत्री निरंतर लगातार तालियों के साथ स्वागत करिए माननीय श्री अजय भट्ट जी का, उत्तराखंड के सपूत, उत्तराखंड के जनप्रिय नेता माननीय श्री अजय भट्ट, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस सेशन के मॉडरेटर रहेंगे श्री जयदेव। देश के जाने माने जनप्रिय नेता, भारत का मान सम्मान स्वाभिमान, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही देश की सेवा में समर्पित कर दिया, वो जोरदार तालियां हो जाएं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए, माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम को दिया। और साथ ही हम मंच पर स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, और लगातार तालियों के साथ जिस ओर हम बढ़ना चाहते हैं उसके संबंध में हमारे पास एक अच्छा रोड मैप हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपसे उन मुद्दों पर भी बात करूं कि विकसित भारत कैसा होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी विभिन्न मंचों पर कई बार यह कहा है कि हमारा भारत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से सशक्त होना चाहिए और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं, हम भारत के केवल आर्थिक दृष्टि से ही सशक्त नहीं बनाना चाहते हैं, हम भारत को सामाजिक दृष्टि से भी सशक्त बनाना चाहते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी सशक्त बनाना चाहते हैं और हेल्दी डेमोक्रेसी भारत में लाकर राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाना चाहते हैं। साथियों, हम भरोसे के ग्रैंड चिल्ड्रन आज जिस स्कूल में जा रहे हैं वह स्वयं में समानता का एक पर्याय है। उनकी क्लास में अनेक जातियों और धर्मों के बच्चे एजुकेशन लेके आते हैं, बावजूद इसके उनकी क्लास में इनके आधार पर कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा जाता है। धर्म और जात के आधार पर किसी को अवसरों से वंचित नहीं रखा जाता है। यह हमारे स्वर्णिम भारत की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। हमें एक ऐसे ही भारत का निर्माण करना है जो अपनी सामाजिक एकता के लिए दुनिया भर में एक उदाहरण के रूप में जाना जाए। हमें कैसा स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं। आज आशा, किरण और अजय, आशा, किरण और अजय को अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज पर बेहद गर्व महसूस हो रहा है। पहले बच्चों को यह पढ़ाया जाता था कि भारत की धरती पर जाने कितने आक्रांता और लुटेरे आए और चले। भारत कमजोर लोगों का देश हुआ था और आज इन बच्चों को यह सच बताया जा रहा है कि भारत के आपका ना वीडियो फोटो वीडियो नहीं सारी कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या जी साहब पॉजिटिव बात करेंगे राजनाथ जी साहब। जी साहब, मैं बात रख सकता हूँ। सिर्फ समस्या ये कि हमारी नौकरी की लेंथ ऑफ सर्विस छोटी है सर, मिशन खराब नहीं है। अरे आप जो मेन बात वही है, आप जो एक शब्द हमारे फौजी हो, हमारे देश के हो। जी साहब, मैं इसमें डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, कल को जब दूसरा डिपार्टमेंट मिलता तब भी हमारी फौजी हो। बात तो सुनो, सहयोग देश में मेरे अंदर तो मेरे अंदर कितने हैं 8 लोग अभी ये बंद बना रहा हूँ और मेरे घर में नहीं, मेरे आर्मी में मेरी और मेरे फ्लाइट है वो। मगर वही है कि तो आपने देखा
हमारे रक्षा मंत्री जी मंच पर आए और उनका भाषण हुआ, लेकिन वहाँ पर जो पीए इक्विपमेंट की आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई थी, इसलिए रिकॉर्डिंग में वो वॉइस आपको बहुत अच्छा नहीं सुनाई दे रहा होगा। उन्होंने एक छोटी सी स्थिति रखी कि एक था राम भरोसे आज़ादी के टाइम पर होश संभाला और धीरे धीरे उन्होंने आज़ादी से लेकर 1965 का दौर, 1971 का दौर, 99 का कारगिल युद्ध, सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370 और इसी प्रकार से कई ऐसे मुद्दे देखे। और उस दौर में उनकी राम भरोसे जी की हालत काफ़ी खस्ता थी, बहुत गरीबी थी। धीरे धीरे उनकी दूसरी पीढ़ी, उनके बेटे का नाम कमल है, ये एक कहानी है। और कमल के भी 3 बच्चे हैं, आशा और किरण उनकी बिटिया का नाम है और अजय उनके बेटे का नाम है। धीरे धीरे उनकी तीसरी पीढ़ी परवरिश करने लगी और धीरे धीरे हर दौर का उनने देखा है इस देश को डेवलप्ड होते हुए। शुरुआत के आज़ादी से लेकर स्वर्णिम काल तक का वो राम भरोसे, इस देश का हर नागरिक राम भरोसे है। यानी कि क्या 1947 में स्थिति थी और आज हमारी गवर्नमेंट बन जाने के बाद से लेकर अब तक क्या स्थिति है। और डिजिटल इंडिया हो गया है, मेक इन इंडिया, पहले भारत अस्त्र शस्त्र खरीदता था, आज बेचता है। और 370 जैसी धाराएं हटा दी गई हैं। हम लोग पहले लोगों को केवल डिफेंसिव थे, अब हम ऑफेंसिव अंदर घुसकर मारते भी हैं लोगों को। सेना ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। और जो उनकी तीसरी पीढ़ी इस आधुनिकतम भारत में है, तो उनकी तीसरी पीढ़ी भारत को 5वीं इकोनॉमी पर देख रही है। 2027 तक हम तीसरी इकोनॉमी और 2031 तक पहली इकोनॉमी और 2047 तक भारत डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। और आने वाली पीढ़ी में आशा और किरण जैसे डॉक्टर और सेना में ऑफिसर बनने के कोशिश कर रहे हैं और उनकी तमन्ना के वो अफसर बने। और उसके लिए हमने बहुत सारे उनके लिए गवर्नमेंट ने इस प्रकार का प्रोग्रामिंग रखी है और लड़कियों को भी काफ़ी अच्छा मौका दे रहे हैं, उनका मतलब था, और दे भी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी प्रकार उनका बेटा अजय DRDO का वैज्ञानिक बनना चाहता है, सेना के लिए इक्विपमेंट, हवाई जहाज़, अस्त्र शस्त्र बनाना चाहता है। उसके लिए भी हम लोग ITI के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो स्थिति सुधरी है, कहने का मतलब जो राम भरोसे 1947 में था, वो राम भरोसे की तीसरी पीढ़ी अब राम भरोसे नहीं है, वो खुद के भरोसे है, डेवलप्ड हो रही है। और ये स्वर्णिम काल की विजय है, इसे हम और आगे तक ले जाएंगे। और तीसरी से हम 5वीं से तीसरी इकोनॉमी पर आने जा रहे हैं, ये उनने कहा था। बहुत अच्छा, आम नागरिकों को अच्छे अधिकार मिलेंगे, उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा होगा और है और भी हो रहा है। तो मैं अब प्रश्न पूछ नहीं पाए क्योंकि उसके बाद वहाँ पर NIG कमांडो और उनके प्रोटोकॉल के सारे लोग वहाँ पर थे और हमें किसी को भी बातचीत का कोई मौका नहीं मिला। और लेकिन मीडिया के माध्यम से, YouTube के माध्यम से मैं आप सभी साथियों के बीच मैं भी सवाल रख रहा हूँ कि इस स्वर्णिम काल में राम भरोसे का जीवन स्तर सुधरा तो हम भी राम भरोसे के भाई भतीजे, उन्हीं के नाती पोते के वंशज फौज में भी हैं। क्या हमारा पे पेंशन और हमारे अधिकारों में सुधार होगा जिस प्रकार राम भरोसे 1947 से आज तक सुधार किया? क्या 1971 में जब राम भरोसे ने देखा कि देश काफ़ी गरीब है, भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी, एक देश के 2 देश बना दिए, उसके एवज में क्या 25% पेंशन हमारी रिड्यूस नहीं की गई? राम भरोसे की सेना ने तब क्या बलिदान नहीं किया, उसके साथियों ने? अब क्वेश्चन नंबर 2, जब सबका स्तर ऊपर उठा तो क्या हमारे कद और पद के हिसाब से, मैं दोबारा कहता हूं, कद और पद, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो फैसिलिटी कर्नल साहब की पे एंड फैसिलिटी है वो सुबेदार के होने से, बात वो नहीं है। हमारे कद और पद के अनुसार और आपके वेतन आयोग में जो हमें 24 इंडेक्स दे रखा है उसके अनुसार ORP या किसी स्कीम के तहत या सेना के पॉलिसीज़ में कुछ ऐसा बदलाव जिससे कि हम अपने लास्ट पेमेंट तक पहुंच जाएं, जिसे आप लास्ट ड्रॉन ऑफ पे का 50% पेंशन कह रहे हैं। जैसे एज ए सुबेदार 88,000 का आधा कितना होता है और मेरी पेंशन 52,000
का आधा कितना होता है वहाँ पर हम पेंशन जाते हैं। इसलिए क्या हमारे पे पेंशन में भी, हमारे अधिकारों में भी, सेना के माहौल में भी, वर्किंग कंडीशन में भी, सेना नियमों में भी क्या जो सुधार आम राम भरोसे का हुआ, उस राम भरोसे के देश की सेना में भी क्या सुधार होगा, ये मेरा प्रश्न रहेगा। और आप लोगों ने भी अपनी राय रखनी इस पर कि आज भी हम राम भरोसे हैं या फिर हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाएगा। तो ये मेरा प्रश्न था भारत सरकार से जो मैं रख नहीं पाया। और रक्षा राज्य मंत्री जी को चलते चलते मैंने कुछ पूछ लिया जो कि आधिकारिक तौर पर उन्होंने कहा था वीडियो मत बनाओ, और वो भी जानना चाहते थे हम लोग कि हमारे कम से कम जो मेहनत करते हैं, हम जो जुलूस कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार को है या नहीं, इतना क्लियर हो पाया था। और उसे वो किस हिसाब से लेते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री जी से हमारी कोई बात नहीं हो पाई। हम उस बात का क्लेम भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम हमारे लिए नहीं था। हम मौके की तलाश कर रहे थे कि स्ट्राइक करके अंदर घुसकर कुछ पूछ लें, ऐसा संभव हो नहीं पाया। तो आपने पूरा वीडियोज देखा और इसी प्रकार हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। संघे शक्ति एकता में बल है। मैं अंत में कहता हूं, आप जिस भी संगठनों में हैं, जो भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी आप 15 होते हैं, कभी आप 50 होते हैं, कभी आप 500 होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा आप 1000 हो जाते हैं और 30 लाख को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे बताइए कौन सुनेगा आपको? क्या कभी हम 5 लाख हुए? नहीं हुए। जिस दिन हम 5 लाख हो जाएंगे तो हमें भी सुना जाएगा। इसलिए किसी बड़े महारैली और 6 अगस्त जैसे कार्यक्रमों में जब सभी सैनिक वहाँ पर बिना भेदभाव के भाग लेंगे तो भारत सरकार हो सकता है 15 अगस्त पर लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहें। तो धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।